गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है राम शरण। मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। और पॉलिटी ऐसे नहीं कि पॉलिटी जो है ऐसे पढ़ा रही, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप लोग समझने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। आइए समझते हैं पॉलिटी। ज़्यादा समय गंवाने से कोई फायदा नहीं। देखिए पॉलिटी, पॉलिटी, ठीक है। देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कि भाई भारत, तो भारत क्या है? भारत क्या है? हमने सही सुना कि भारत क्या है किसी को पता आप में से? नहीं? तो सुनिए, देखिए मेरी पहली क्लास है तो इसलिए शायद आप लोगों को पता ना हो। मैं बताता हूँ, कमेंट्स कर सकते हैं बाकी। देखिए भारत, भारत एक राज्य है। मैंने क्या बोला? भारत एक राज्य है। मतलब भारत एक राज्य है तो ये आखिर राज्य है तो कैसे तय होता है? भाई मैंने बोल दिया, हर चीज के पीछे एक सिद्धि है। मतलब कोई भी चीज अगर हमने बोला तो ऐसे नहीं बोलते कि भाई ऐसे कुछ भी हमने बोल दिया। भाई मार्कर है तो मार्कर में सब कुछ डला हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, मतलब कुछ भी है इस धरती पे तो हर चीज का एक अर्थ है, मतलब है, सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए सिद्ध करते हैं। भाई राज्य, मैंने कहा भारत एक राज्य है। राज्य आखिर क्या चीज है? राज्य के पास ऐसी क्या चीज होती है जिससे वो राज्य कहलाता है? भाई अगर कोई आदमी है, वो पिता बनता है, तो वो पिता कैसे बना? भाई बाल बच्चे हुए तभी तो पिता कहलाया। तो वैसे ही राज्य है। भाई राज्य क्या है? तो देखिए राज्य होने के लिए, राज्य का दर्जा कहलाने के लिए कि मैं राज्य हूं, इसके लिए चार तत्व विद्यमान होने चाहिए। सही सुना आपने कि राज्य का दर्जा बनने के लिए कि मैं राज्य हूं। देखिए राज्य, यहां आप लोगों को मैं सही बता दूं कि कुछ लोग नए भी होंगे इसमें, कि राज्य उस राज्य की बात नहीं हो रही कि केंद्र और राज्य की बात हो रही है कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं, उस राज्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ पॉलिटिक्स, पॉलिटी में राज्य की बात हो रही है। पॉलिटी में राज्य की बात करना अर्थात ये सेंटर से मतलब है, किसी एक राज्य मतलब होता है पॉलिटी में, एक राज्य मतलब एक देश से है। से भारत, अमेरिका, चीन, जापान, नल्ला पाकिस्तान, तो इन सब से मतलब है एक राज्य। तो यहां मैं उस केंद्र और राज्य, राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। यहां राज्य स्टेट, स्टेट मतलब होता है एक देश पॉलिटी में। तो राज्य के लिए कितने चार तत्व मैंने बोला, चार तत्व अगर विद्यमान है तो वो राज्य है, वो राज्य कहलाएगा। पहला भूमि, ठीक है। दूसरा जनसंख्या, जनसंख्या। तीसरा सरकार। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट तत्व संप्रभुता। मतलब अगर किसी के पास ये चार तत्व विद्यमान हैं तो वो राज्य कहलाएगा, ठीक है। देखिए भूमि, भाई मेरा मैप ऐसे ही बनता है, थोड़ा सा काम चलाओ मैप है, ठीक है। तो देखिए भारत के पास भूमि, ये भूमि भारत की है। भाई ये भारत है, ये भारत, भाई भारत के पास भूमि है, पहला तत्व तो हो गया कि भारत की भूमि है, ठीक है। दूसरा भारत के पास जनसंख्या अच्छी खासी है। भाई जनसंख्या है दूसरा। जनसंख्या देखिए, हम जनसंख्या लेते हैं यहाँ 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये 2011 की जनगणना हो नहीं पाया। तो इसमें हम जो है
2011 की जनगणना जो होना था 2021 में, वो हो नहीं पाया। तो अभी तक अब जनगणना शुरू हो गया है, अभी मकानों की गिनती हो रही है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जनगणना जो हम लेते हैं वो 2011 के आंकड़े के अनुसार हम बात करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितने थे? 1.21 अरब जनसंख्या थी भारत में। और जनसंख्या क्या कहलाता है? जन का समूह जनसंख्या कहलाता है, भाई लोगों का समूह जनसंख्या कहलाता है। तो एक इतना भाई दूसरा तत्व विद्वान है, हो गया जनसंख्या। तीसरा तत्व सरकार। भाई भारत के पास एक स्थायी सरकार है, भाई सेंटर में जो सेंटर गवर्नमेंट है वो स्थायी है। स्थायी मतलब परमानेंट नहीं, स्थायी मतलब यहाँ 5 साल से है। भाई 5 साल को यहाँ स्थायी माना जाता है, जो 5 साल कार्यकाल चला देता है, क्योंकि लोकसभा का जो है कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई सरकार है, ऐसा तो नहीं कि भाई आज है केंद्र सरकार, आज है कल नहीं है फिर परसों है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। भाई जैसे हमारा नल्ला पाकिस्तान में होता है कि भाई आज है, आज प्रधानमंत्री बने, कुछ दिन बाद 6 महीने साल भर बाद जो है फिर सेना शासन हो गया, फिर दोबारा सेना शासन ने बहाल किया, कैसे कैसे फिर बने जनता चुनाव, फिर जो है प्रधानमंत्री बन गए। तो वैसे सरकार नहीं है ना, तो हमारे पास स्थायी सरकार है, ठीक है। अब तीसरा और लास्ट तत्व जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, संप्रभुता। देखिए संप्रभुता मैं अलग से यहाँ बताता हूं। संप्रभुता, संप्रभुता मतलब इसका अर्थ है, संप्रभुता मतलब कुछ करने की, कुछ निर्णय लेने की आजादी। भाई अब आते हैं यहां पे, जैसे केंद्र सरकार है, अगर केंद्र सरकार को अगर मानिए रूस से वार्ता करना है, द्विपक्षीय वार्ता करना है, व्यापार वार्ता करना है, तो क्या वो किसी राज्य से परमिशन लेगी? मतलब राज्य मतलब यहां आ जाए कि किसी स्टेट, यूपी, पश्चिम बंगाल या बिहार, किसी से परमिशन लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं लेगी, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो उसके पास संप्रभुता है, वो निर्णय लेने की शक्ति है उसके पास। तो केंद्र सरकार निर्णय लेगी और वो तुरंत द्विपक्षीय वार्ता चली जाएगी करवाने। मतलब यूपी से या किसी मुख्यमंत्री से पूछेगी थोड़ी कि भाई मैं रूस से द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं और क्या जाऊं ना जाऊं। लेकिन अगर वही द्विपक्षीय वार्ता यूपी को करना पड़े, मध्य प्रदेश को करना पड़े, भाई मध्य प्रदेश के सीएम साहब को करना पड़े, यूपी के सीएम साहब को करना पड़े, बिहार के सीएम साहब को करना पड़े, अब पश्चिम बंगाल के सीएम साहब को करना पड़े, किसी भी अदर या बिहार, मतलब किसी भी सीएम साहब को अगर करना पड़ेगा वार्ता, तो उनको परमिशन किससे लेना पड़ेगा? केंद्र से लेना पड़ेगा। तो वो उनके पास, राज्यों के पास संप्रभुता नहीं है, क्योंकि वो खुद निर्णय नहीं ले सकते हर चीजों में। कुछ चीजों में ले सकते हैं लेकिन हर चीज में निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो समझना, संप्रभुता मतलब खुद का निर्णय, खुद जो है निर्णय ले सकते हैं। राज्य सरकार, देखिए द्विपक्षीय वार्ता अलग है। अगर यूपी गवर्नमेंट को, अगर जैसे यूपी के सीएम साहब को योगी आदित्यनाथ जी को बाहर भी जाना है, अगर सपोज चीज अमेरिका जाना है, तो भी उनको केंद्र सरकार से पूछे जाना पड़ेगा। तो जब वो जा भी नहीं सकते तो संप्रभुता कैसे? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को बाहर जाना होता है विदेश में, तो किसी राज्य के स्टेट के मुख्यमंत्री से नहीं पूछते हैं कि मैं जाऊं ना जाऊं, वो द्विपक्षीय वार्ता या संबंधी वो चले जाते हैं। अब समझा संप्रभुता। तो मतलब ये चारों तत्व जो है मौजूद हैं, तो भारत एक राज्य है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब जो है ये राज्य आपने समझ लिया, अब हम समझते हैं राष्ट्र। राष्ट्र भाई आपने हर जगह कहीं सुना भाई राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र राज्य है। तो देखिए पहला जो कंडीशन फॉलो हो गया, और दूसरा कंडीशन, अब मैं कहता हूं यहां से, अब दूसरे थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। अब मैं आपको कहता हूं कि भारत एक राष्ट्र राज्य है। थोड़ा एडवांस है, मैंने कहा भारत एक राष्ट्र राज्य है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? राष्ट्र का मतलब सुनिए, अब राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र कहता है राष्ट्रवाद से राष्ट्र बना, मतलब राष्ट्र जहां आपसी भाईचारा
हो, जहां लोगों में आपसी भाईचारा विद्यमान हो, वो एक राष्ट्र है। ये धार्मिक रूप से हो सकता है, सामुदायिक रूप से हो सकता है, लेकिन राज्य कभी धर्म के रूप में नहीं होता। राष्ट्र हमेशा धार्मिक रूप से हो सकता है, अपने जो है भावनाओं रूप से हो सकता है। जैसे भावनाएं कैसे कि राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना क्या कहता है? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र क्या हुआ कि भाई अगर कोई समस्या आ जाती है हमारे भारत देश पे, तो भारत का हर एक नागरिक अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकता है और दूसरे के प्राणों को ले भी सकता है। इतनी भी शक्ति रखता है भारत। भारत का हर नागरिक, हर बच्चा बच्चा। तो आप वो राष्ट्र क्या हो गया कि राष्ट्र आपसी भाईचारा से हो सकता है, आपसी भाईचारा बढ़ावा। तो अब समझ में आ गया कि राष्ट्र और राज्य क्या। तो भारत एक राष्ट्र राज्य है। भाई भारत में क्या है? ये चार चीजें विद्यमान हैं: भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। और आपसी भाईचारा भी देखने को मिलता है। भाई होली, दिवाली ये सब मनाते हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल कर मनाते हैं। तो हम कहते हैं भारत एक राष्ट्र राज्य है। समझ में आ गया? अब हमने राष्ट्र राज्य समझा। अब इसमें डिफरेंस, राष्ट्र राज्य में अंतर, ये बहुत जरूरी है जानना, राष्ट्र राज्य में अंतर। भाई आपको बताया मैंने, आपने देखिए साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। अगर साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो फिर बहुत आसानी से आप रिवाइज कर लेंगे कि भाई 1 घंटे की वीडियो, जब एग्जाम आएगा कुछ आएगा तो आप 10 घंटे की वीडियो नहीं देखेंगे, आप 10 घंटे की वीडियो जो है 1 घंटे में खत्म कर देंगे अगर नोट्स आपके पास रहेगा तो। देखिए राज्य और राष्ट्र, मैंने क्या बताया? राष्ट्र में राज्य क्या बताया कि भाई राज्य का दर्जा पाने के लिए 4 तत्व आवश्यक है। पहला, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। भाई ये बता दिया। अब राष्ट्र क्या है? राष्ट्र आपसी भाईचारे के जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है। दूसरा, ये धर्म के आधार पर हो सकता है, तीसरा, ये संस्कृति के आधार पर हो सकता है। भाई धर्म हमारे उसमें देखिए, राज्य देश में कितने धर्म निवास करते हैं, ठीक है। संस्कृति, हमारे देश में कितनी संस्कृतियां हैं, होली, दिवाली, दशहरा, बहुत सारी संस्कृतियां हैं जो मनाई जाती है। भाई जितने भी त्योहार है वो संस्कृतियों के हिसाब से तो आया है। भाई संस्कृति के हिसाब से हम होली दिवाली मनाते हैं। सारे जितने भी त्योहार हैं हमारे, वो बिल्कुल संस्कृति के आधार पर ही है। ये संस्कृति के आधार पर हो सकता है, ठीक। दूसरा, राज्य का दर्जा पाने के लिए, भाई लगभग ये सब सबके साथ होता है, लेकिन संप्रभुता नहीं होता लोगों का है। राज्य का दर्जा पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है? राष्ट्र के प्रति मर
मिटने की भावना। भाई राष्ट्रपति की मिटने की भावना हो सकती है? हो सकती नहीं है, होती है, कंफर्म इसमें, राष्ट्र में। समझ में आ गया? अभी अंतर है। अब आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे कहते हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को वर्गीकरण करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था को वर्गीकरण, भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है? संविधान, संविधान, ठीक है। दूसरा है शासन के अंग, शासन के अंग, शासन के अंग। तीसरा है संवैधानिक एवं संवैधानेतर संस्थाएं, संस्थाएं, ठीक है। अब शासन के अंग, शासन के अंग में भी वर्गीकरण। शासन के 3 अंग होते हैं, ध्यान रखना। शासन के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ही क्लासिफिकेशन करना है। देखिए अब हम पहला पढ़ते हैं, संविधान। संविधान, भाई कोई बच्चा बताएगा संविधान क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी मैं भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान क्या है? संविधान क्या है? क्या है? ध्यान रखिए, मैं भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ संविधान क्या है। भाई संविधान मतलब एक ऐसे नियमों का, ऐसे नियमों क्रमबद्ध है, ऐसे नियमों को क्रमबद्ध किया गया जिससे किसी देश को चलाया जाता है। सही सुना आपने, जिससे किसी देश को चलाया जाता है। अर्थात जैसे कोई घर में, आपका घर है, घर में 4 लोग हैं, 4 फैमिली, तो 4 लोग अलग अलग काम करते हैं। भाई कोई बाहर जाता है, ऑफिस वर्क करता है, कोई घर का काम करता है, कोई पढ़ता है, सब करता है। अगर हमने पढ़ने वालों से, या जो भी 4 लोग हैं, 4 लोगों से हमने कह दिया कि भाई, एक परिवार कह रहा है, मुखिया कह रहा है कि भाई आपको सब्जी लाना है, आपको खाना बनाना है, ठीक है, और एक से कहता है आपको खाना मेरे ऑफिस तक लेके आना है, लंच दोपहर का, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सपोज कीजिए इन तीनों में से अगर किसी ने अपना काम नहीं किया, जो मैंने बताया कि 3 लोग, वो बताया कि खाना बनाना है, एक खाना लाना है, एक को सब्जी लाना है। अगर इन तीनों में से एक ने भी काम नहीं किया तो मतलब क्या होगा कि व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो अब वो व्यक्ति आता है ऑफिस से, भाई उसको लंच नहीं मिला दोपहर का, अब वो आता है तो कहता है कि भाई मुझे लंच नहीं मिला, मैं बहुत गुस्से में, वो बहुत गुस्से में था कि भाई लंच नहीं मिला, किसी गलती है। अब कोई नहीं बोल पा रहा है, कोई कह रहा उनकी गलती है, कोई कह रहा उनकी गलती है, कोई कह रहा सब्जी समय पे नहीं लाया इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई, इसलिए जब खाना नहीं बना तो मैं लेके नहीं गया समय पे, ठीक है। तो अब वो व्यक्ति उन तीनों को, भाई तीनों को कैसे ये जज करेगा भाई किसकी गलती थी, कैसे उसको पता चलेगा? इम्पॉसिबल है पता करना। वो हो गया घर का मामला। लेकिन अगर उनको लिखित में दिया हुआ था कि भाई आप इतने टाइम को सब्जी लाओगे, आप इतने टाइम आ जाओगे, आप खाना लेके आ जाओ कैसे भी करके, ठीक है, अगर नहीं किया तो उनकी जवाबदेही बनेगी। तो सेम ऐसे ही जब हम आते हैं बड़े रूप में, जब हमें देश चलाना होता है तो घर, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कोई भी अगर एग्जांपल चाहिए तो आप घर से लीजिए, परिवार से लीजिए, व्यक्ति से लीजिए, क्योंकि अगर व्यक्ति से ही समाज चलता है, व्यक्ति है तो देश है और देश है तो व्यक्ति है।
मतलब लोग हैं तो देश है और देश है तो लोग हैं, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि भाई भारत अगर चलाना है तो भारत चलाने कोई नियम, कोई कानून, किसको कितना अधिकार दिया जाए, कौन क्या करे, भाई डीएम है या एसपी है, छोटे लेवल के हैं, इससे बड़े बड़े होते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ठीक है, एडीजी, आईजी, एडीजी, डीजीपी, इस बड़े बड़े स्तर के होते हैं। तो भाई उनके पास क्या ऐसी शक्तियां हैं, क्या वो आदमी बड़े हैं या पैदा ऐसे हुए हैं? नहीं, संविधान ये कहता है कि भाई अगर आप पढ़ लिख के बनते हैं, एलिजिबिलिटी है जो भी, अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो आप भाई आप बन जाएंगे वो, और आपके पैर में ताकत हो जाएगी। तो यही कि संविधान आखिर है क्या चीज? संविधान है देश चलाता है, मतलब संविधान ये कहता है कि आप अभी संविधान मत समझिए, अभी आप समझिए एक ऐसा नियम कि जिससे ये पता चल सके कि कुछ नियम, कुछ शक्ति दे, कुछ प्रतिबंध दे। भाई अगर किसी को पूर्ण शक्ति दो, उस पर कुछ प्रतिबंध नहीं लगाओगे तो वो तो बिल्कुल दानव बन जाएगा। तो संविधान ये है कि भाई कुछ शक्ति हो, कुछ नियम हो, कुछ प्रावधान हो, अगर वो काम नहीं करता तो उसकी जवाबदेही तय हो। तो संविधान ये कहता है। तो संविधान क्या है? अब आइए भारत के संविधान पर, समझ गए होंगे भारत का संविधान। भाई संविधान समझ गए, संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, ठीक है। संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज तो हमारे किताब भी हैं और अदर किताब भी हैं, तो क्या वो संविधान है? नहीं, वो संविधान नहीं है। जिस पुस्तक को हमने माना है, भाई जिस पुस्तक पे लिखा गया, जिस पुस्तक पे वादन हुआ, जिस पुस्तक को संसद ने अपनाया है, उस टाइम संविधान सभा था, आगे पढ़ाऊंगा, उस पुस्तक को संविधान कहते हैं। उसमें सब जो भी भारत देश में जैसा भी है, जो भी चल रहा है, उसमें सब लिखित है। भाई किसको क्या पावर मिलेगी, अगर वो मान लीजिए कांस्टेबल बन गया तो कांस्टेबल को क्या अधिकार हैं, कितना उसको अधिकार देना चाहिए, क्या हुआ, सब संविधान के तहत अलग अलग, मतलब पुलिस रेगुलेशन पैरा बना है सब। लेकिन बना किससे है? भाई संविधान में कि पुलिस होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये सब संविधान में तो वर्णन है कि भाई कैसे हम चलाएंगे। उसके बाद भले अलग अलग रेगुलेशन पैरा बना लिया, ठीक है। तो मेन संविधान से निकला है, तो अब समझ में आ गया संविधान। देखिए अब दूसरा, जबकि अमेरिका का संविधान और आप मान लीजिए ब्रिटिश का संविधान, ब्रिटिश का संविधान वो लिखित संविधान नहीं है, जबकि सबसे बड़ा लिखित संविधान विश्व का भारत का संविधान है। अब इसकी प्रकृति कैसी? इसकी प्रकृति है भारत के संविधान की कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, भाई क्या समझ में, भाई समझ नहीं आया कठोर और लचीलापन क्या है? भाई देखिए कठोर क्या है, यहां कठोर शब्द किसी ईंट से संबंधित नहीं है, यहां लचीलापन किसी उससे नहीं है कि भाई धागे की बात करेंगे लचीला है, खींचेंगे हम टूट जाएगा, नहीं। यहां कठोर से संबंधित है कि संविधान में कुछ ऐसी जगह भी है, कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते, या उसको चेंज करने के लिए अधिक मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, जैसे 2/3, ठीक है, विशेष बहुमत, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, उनकी आवश्यकता होती है। तो ये प्रकृति हो गई कठोर। जैसे प्रस्तावना, प्रस्तावना है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, बताऊंगा आपको आगे। उसमें कहा गया कि भाई कि प्रस्तावना में जितने भी वर्ड जोड़े गए हैं, परिवर्तन तो कर सकते हैं आप, उसमें कहा गया परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? मतलब प्रस्तावना में दिखाऊंगा आपको जितने भी शब्द हैं, देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं दिखा देता। ये प्रस्तावना जो है, आगे पढ़ाऊंगा, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में अब जितने भी वर्ड हैं, हम भारत के लोग भारत को प्रभु संपन्न देश बनाने के लिए, ये सब जितने भी देश हैं, संप्रभु, ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये सब वर्ड को हटा नहीं सकते आप, लेकिन कोई ऐसा वर्ड है तो उसमें जोड़ सकते हैं, मतलब पॉजिटिव परिवर्तन तो कर सकते हैं लेकिन नेगेटिव परिवर्तन नहीं कर सकते। जितने वर्ड हैं पर्याप्त हैं, उन वर्ड को
उन वर्ड को एक भी वर्ड नहीं हटाया जा सकता प्रस्तावना में से। तो ये हो गया, ये प्रकृति कैसी हुई, कठोर हो गई। अब लचीला, लचीलापन का मतलब लचीला ये है कि भाई जो संविधान निर्माता थे वो बहुत दूरगामी थे, उनको पता था कि भाई आज जो चीज नहीं है वो आने वाले समय में जरूर आएगा, वो आने वाले समय जरूर है। भाई आज हम लोग जैसे सपोज कीजिए कि आज हम लोग जो है भाई कुछ अलग चीजें खा रहे हैं, तो आगे चल के अलग चीजें खाएंगे, पहनावा अलग हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उनको पता था, तो इसलिए उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से आर्टिकल 368 जो हमारे संविधान में है, वो संविधान संशोधन इसको अपनाए, ये प्रकृति अपनाई। तो ये कहता है लचीला, मतलब अगर जो चीजें अगर भाई संविधान बना दिया और ये उसमें परिवर्तन ही नहीं हो सकेगा, तो पीछे 100 साल या 50 साल 75 साल पहले क्या डिमांड थी, क्या पब्लिक की वही डिमांड रहेगी आज भी। तो लचीला ये है, जबकि अमेरिका का संविधान उल्टा है। अमेरिका के संविधान में इतना ये कठोर है, मतलब कठोर मतलब है कि वो आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसमें। देखिए अमेरिका में, हमारे यहाँ क्या है, शस्त्र रखना गैर कानूनी है। भाई अगर आपके पास लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं तो, लेकिन वहां पे शस्त्र रखना मौलिक अधिकार है। अमेरिका के संविधान में शस्त्र रखना मौलिक अधिकार है। तो वहां पे संविधान संशोधन भी बहुत कम हुए हैं हमारा, ठीक है। आप समझा गया, ये डिजिटल बोर्ड लेना तो इसलिए बार बार मिटाना पड़ता है। अब देखिए, अब आ गया शासन के अंग। शासन के अंग, शासन के 3 अंग होते हैं। शासन के 3 अंग, 3 अंग मतलब अंग क्या है कि अंग भाई आपके जैसे हमारे अंग है भाई, ये हाथ पैर मुंह, ये अंग है। अगर हमारे शरीर में से कोई अंग टूट जाए या कुछ खराब हो जाए तो क्या वो प्रॉपर रूप से काम करेगा? नहीं करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से भारत, भाई भारत, आखिर भारत है क्या चीज? भाई शासन क्या है कि भाई शासन कौन है, कैसे है? भाई शासन हम ही लोग हैं। तो हम, अगर कोई आदमी वहां बैठा है तो क्या वो खुद करेगा सारे काम? इतना बड़े भारत में वो खुद कर सकता नहीं। तो वो व्यवस्था तो बना है, व्यवस्था के अकॉर्डिंग होता है। तो वो शासन कैसे काम करता है, शासन कैसे काम करता है, तो वो 3 उसके माध्यम से काम करता है। शासन के 3 अंग हैं। तो पहला अंग है विधायिका। विधायिका विधायिका इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कानून निर्माण करना, कानून बनाना। इसका काम है, विधायिका का काम है कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका कार्यपालिका इसका काम क्या है? कानून, कार्यपालिका कानूनों को लागू करवाना, लागू करना, करना ऑब्लिक करवाना। भाई कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों को लागू करना, करवाना। और न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका कानूनों की रक्षा करना, विवाद होने पर निपटारा करना, निपटारा करना। देखिए शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। मतलब संसद में
जो सांसद होते हैं जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, सांसद, सांसद, वो लोग कानून बनाते हैं, कानून पास होता है, ठीक है, वो बताऊंगा आगे कि कानून कैसे पास होता है, कानून बनाते हैं सांसद। और कार्यपालिका, कानूनों को लागू करना। कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका कौन है, देखिए मैं बताता हूं, ये कार्यपालिका के बारे में बहुत लोगों, मैंने टीचर को देखा, बहुत लोगों को नहीं पता, ज्यादातर वो कार्यपालिका को ऐसे ही बोल देना कानूनों को लागू करना या करवाना, बस काम खत्म, फिर न्यायपालिका पहुंच जाते हैं। मैं बताता हूँ कार्यपालिका क्या होता है, और शायद इसके बाद से आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। भाई मान लीजिए संसद है, ठीक है, यहां बताता हूं, संसद है, संसद में कितने सदस्य हैं, संसद में मान लीजिए अभी लोकसभा को लेते हैं, लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकते हैं, लेकिन अभी 545 में चुनाव होता है, ठीक है। दो एंग्लो इंडियन थे जिनका 543 का चुनाव होता है, 202 का एंग्लो इंडियन चुनाव, मतलब वो नियुक्त किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन 2019 में उसको हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन की हटा दी कि नहीं एंग्लो इंडियन, अब इनका भी चुनाव होगा। तो 545 का चुनाव होता है 2019 से, ठीक है। तो इसका 545 का जो मंत्री बनते हैं, मंत्री 10% बनते हैं, 10%। अब मान लीजिए 10% कितने, 54.5, मतलब 55 लोग मंत्री बन सकते हैं बस लोकसभा में, इससे अधिक लोग मंत्री नहीं बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई सभी को मंत्रालय दे दो, तो सभी को अगर मंत्रालय दे दोगे तो भारत कैसे, भाई भारत के लोगों पे भार नहीं आएगा। भाई मंत्री, देखिए सांसद बनना एक अलग बात है, लेकिन उनको किसी मंत्रालय बनना वो अलग बात है, समझ गए। तो सांसद पे कम खर्चा होता है, लेकिन मंत्री पे ज्यादा खर्चा होता है, आगे बताऊंगा मैं सारी बातें, ठीक है। तो 55 लोग जो हैं, ये 55 लोग, विधायिका कौन है, विधायिका पूरी संसद है, 545 ये मान लो, आ, ये पूरी जो है, अभी मैं उसकी बात कर रहा हूं, और 245 इधर भी है राज्यसभा में, ठीक है। लेकिन ये जो 545 द्वारा कानून बनाया गया, और प्लस ये ठीक है, इन लोगों ने मिलकर कोई कानून बनाया, राष्ट्रपति साहब के पास गया, वो पास हुआ, ठीक है। उसके बाद जो ये 55 लोग हैं, यही कार्यपालिका कहलाते हैं, कार्यपालिका यही कहलाते हैं, जो 55 लोग हैं कार्यपालिका यही कहलाते हैं। क्लियर हो गया कार्यपालिका क्या चीज है। विधायिका पूरी संसद है, वो जितने भी सांसद हैं वो पूरे हैं, लेकिन जो मंत्री हैं, जो कानून लागू करवाते हैं, वो हैं ये 55 लोग, ये हैं कार्यपालिका, ठीक है, ये हर मंत्रालय के हैं, ठीक है। अब न्यायपालिका, न्यायपालिका समझ में सीधे जा रहा है, जो कानून विधायिका ने बनाए कार्यपालिका ने लागू करा, अब जो है जो कानूनों की रक्षा करता है, अगर वो कानून कोई नहीं मानता है, जो बनाया, जो लागू हुआ, उस कानून को कोई नहीं मानता, तो फिर न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करती है कि भाई पुलिस को आदेश दे, इसको पकड़ के लेके आओ मेरे समक्ष, ठीक है, वो भी पढ़ाऊंगा। तो अब समझा कि ये तीनों के काम क्या क्या है अपने। अब हम देखते हैं संवैधानिक, संवैधानिक संस्था, संस्था, ठीक है। और यहां संवैधानिक, संवैधानितर संस्थाएं, संस्थाएं, देखिए संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में है, और संवैधानितर संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जिनका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है, जिनका उल्लेख भारतीय
संविधान में पहले से है, अर्थात है जिनका उल्लेख संविधान में पूर्व से, अर्थात संविधान निर्माण पूर्व से नहीं है, संविधान में नहीं है। जैसे यूपीएससी आर्टिकल 315 से 323 तक, ये भारतीय संविधान में पहले से ही है आर्टिकल। जैसे दूसरा, भारत का महा न्यायवादी, ये सरकार का वकील होता है, एजीआई, इसका आर्टिकल 76। तीसरा, सीएजी कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसका है आर्टिकल 148 से 151 तक। और भी बहुत सारी हैं ईटीसी। मतलब इनका जो, वे संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख पहले संविधान में, और वे संस्थाएं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। जैसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, 1993 में गठन हुआ था। सीबीआई, योजना आयोग, याद है 15 मार्च 1950 में।